हेलो बच्चों। तो मैं अभिलाष सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चाणक्य वाले गुरुजी चैनल में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में फिजिक्स में त्रुटि चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में हमने जाना था कि एरर क्या होती है और एरर के कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को एक न्यूमेरिकल के साथ। देखिए, अगर ये न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको सारी एरर्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से देखते हैं इसको। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि एक प्रयोग के विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक क्रमशः 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हमें वास्तविक माप नहीं पता है कि कितना था अपवर्तनांक। तो ये जो माध्य मान दे रखा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? ये हमारी वास्तविक माप है। तो माध्य मान निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? मान लेते हैं कि अपवर्तनांक है, उसको हम म्यू से प्रदर्शित करें और म्यू एम माने ले रहे हैं माध्य मान को। यही है हमारा माध्य मान, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो माध्य निकालना है बहुत जल्दी से। 1.30 प्लस 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.33 प्लस 1.36, और नीचे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से हमको इसे डिवाइड कर देना है। ऐड कर लीजिए, 6 3 9 9 4 13, 13 2 15 16, 16 के 6 हो गए, और ये क्या आ गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 1 19, बचा कितना? 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7, तो 7.96/6। अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6, 1 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा? 19, तो 6 3 जा 18, बचा कितना? 6 2 जा 12, और मान के चलते हैं हम 2 डिजिट तक निकाल लें। सारी वैल्यूज 2 डिजिट तक हैं, तो मैं 2 डिजिट तक ही इसको निकाल लेता हूँ। तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1.32। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने माना कि हमारा माध्य मान है वो कितना है? 1.32 है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ध्यान से देखिए, कल मैंने बताया था कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। पहले हम निरपेक्ष त्रुटियां कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू होती तो मैं एक निरपेक्ष त्रुटि निकालता। अब हमारे पास कई वैल्यूज हैं तो मैं सबको ये रियल वैल्यू से डिफरेंस करके, मतलब घटा करके क्या कर लूंगा? अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां निकाल लूंगा। उसके बाद उनका क्या निकाल दूंगा? माध्य। तो निकल आएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसको हम देख लें, हमारी जो रियल वैल्यू है म्यू एम, इसको मैं यहाँ पर नोट किए ले रहा हूँ 1.32, और इसको मैं मिटा दूं क्योंकि हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि जगह की बहुत कमी है ना। तो जगह जो है खूब कायदे से हम यहाँ पर खाली कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो हम पहले निरपेक्ष त्रुटि पहले में निकालेंगे, पहली वैल्यू में। तो हमने क्या बताया था? डेल्टा ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसको मैं डेल्टा A1 से प्रदर्शित कर दूं। डेल्टा A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल वैल्यू, यानी ये 1.32, और माइनस करना है क्या? 1.30। तो पहली वैल्यू को जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया 0.02, यानी इतनी त्रुटि आई। दूसरी निकालें तो डेल्टा A2 क्या आ जाएगा? 1.32 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा? 1.31, तो ये आ गया हमारा 0.01। डेल्टा A3 इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, 1.32 से 1.32 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद मैं डेल्टा A4 निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा A4 1.32 से क्या करेंगे? 1.34 ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। फिर यहाँ से A5 निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1.32 से क्या निकाल देना है? 1.33 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.01। यहाँ से
A5 निकालना है अब हमको, A6, तो यहाँ से आ जाएगा 1.32, 1.36, तो यहाँ से आ गया 0.04। तो हमारी ये माध्य निरपेक्ष त्रुटियां निकल आई, मतलब हमारी निरपेक्ष त्रुटियां निकल आई हैं। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो बहुत ही इजी मेथड है, यानी डेल्टा ए की वैल्यू अब हमको निकालनी है तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी। मैं क्या कर लूंगा, इनको डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस इसी तरह डेल्टा A6 तक ऐड कर लूंगा, और बाई 6 है तो 6 से डिवाइड कर दूंगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या से। तो यहाँ से हम इन सबको यहाँ पर लिख लूँ 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.04 बाई 6। तो इसको मैं ऐड करके लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 2 5 6 6 4 10 हो जाएगा, यानी 0.10 बाई 6 आ गया। तो यहाँ से हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूँ तो ये आ जाएगा, यानी 1/60 हमारी क्या आ गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। समझ में आ रही बात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मेरी 1/60 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, इसके बाद दे रखा है कि प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि आसानी से निकल आएगी। इसको क्या करना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है 1/60, इसको केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10/6 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 1 जा 6.40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 6 6 जा यानी 1.66%। अगर परसेंट एरर निकालनी हो तो ये भी हमारी आसानी से कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो भैया, क्लास 11th की फिजिक्स कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर उसे आप अच्छे से रेगुलर कंटिन्यू बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए एक चीज़, आप अपना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाइए। अगर आपका इंटरेस्ट जग गया तो समझ लो बिल्कुल सब बेड़ा पार है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बात करता हूँ क्या होता है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि अल्पतमांक क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, त्रुटियों को का अंतर कैसे निकालते हैं, घटाते कैसे हैं, त्रुटियों का गुणा भाग कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्पतमांक क्या चीज होती है। अल्पतमांक लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एक ही में मिला के लिखा जाता है, लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। तो ध्यान से समझिए, लीस्ट काउंट का मतलब है छोटी से छोटी काउंटिंग नंबर। यानी अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारे पास मान के चलिए बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि एकदम दिमाग के अंदर सीधे फिट हो जाए। अल्पतमांक समझ में आ गया तो समझ लो, देखो बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है, जैसे ये हमारे पास एक स्केल है, इसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, तो इसके बीच में ये 5 पर एक बड़ी सी लाइन होती है और इसके बीच में छोटे छोटे से 5 खाने होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये स्केल हमारी बनी होती है। तो आप अगर इस स्केल में देखें, मैं कह दूं कि इस स्केल की सहायता से आप सबसे छोटी कितनी डिस्टेंस माप सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी स्केल है वही स्केल है जिसे तुम यूज करते हो, बस यहाँ पर बड़ी बन गई है ना। तो इस स्केल से तुम सबसे से छोटी कौन सी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। कहोगे गुरुजी मैं इससे 1 mm माप लूंगा, है ना। तो 1 mm यानी इससे सबसे छोटी जो है 1 mm मापी जा सकती है। 1 mm ही इसका क्या हो गया, अल्पतमांक हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देखिए। अगर एक बार में समझा तो क्लियर बात तुरंत वहीं क्या हो गया, इस स्केल से सबसे छोटी माप आप क्या माप सकते हैं, 1 mm। 1 mm इसका क्या हो गया, अल्पतमांक। अगर मैं तुमसे कहूं कि आधा mm मापो तो आधा mm मापने में तुम जरूर गलती करोगे।
यानी किसी भी मापक यंत्र से मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप जिसे शुद्धता से मापा जा सके क्या कहलाती है? अल्पतमांक कहलाती है। समझ गए बच्चा? जैसे ये मार्कर, मैं कह दूं कि ये मार्कर जो है 6 इंच का है, मैंने तुमसे कह दिया कि 6 इंच का है। अब तुमसे कहूं कि इस मार्कर की सहायता से तुम सबसे छोटी, दिमाग ना लगाना, ठीक है, कि ज्यादा ही दिमाग ओवर ना लगाना, अच्छे से समझना। मेरा ये मार्कर है 6 सेंटीमीटर या 6 इंच मान लो, 6 इंच, 6 इंच का ये मार्कर है। मैं कहूं कि इस मार्कर की सहायता से आप कितनी बड़ी डिस्टेंस माप सकते हैं? सबसे शुद्ध छोटी से छोटी कितनी बड़ी डिस्टेंस माप सकते हैं? क्या कहेंगे? 1 इंच कहेंगे ना? 1 इंच आप माप के दिखाएं, नहीं माप पाएंगे। 1 इंच मापेंगे क्योंकि इस पे पैमाना नहीं है, तो आप इसको गलत कर देंगे। इससे आप केवल और केवल कितना माप पाएंगे? 6 इंच मापना हो तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है 6 इंच। तो इसका अल्पतमांक क्या हो गया? 6 इंच। समझ में आ गई बात? अगर मैं आपको एक क्या दे दूं, एक दे दूं छड़ी दे दूं, कह दूं 1 मीटर लंबी छड़ी है, उससे आप क्या करिए, उससे आप मापिए कि उसका अल्पतमांक बताइए। 1 मीटर लंबी छड़ी, उस पर कोई पैमाना नहीं। जैसे आप जाएं एक दुकान पर, एक दुकान पे जाएं, कपड़े वाली दुकान पे जाएं, और उसके पास एक मीटर स्केल रखी होगी बाबा आदम जमाने की, मतलब उसके सारे पैमाने घिस चुके होंगे, छड़ के आगे के सिरे भी गोल हो चुके होंगे, लेकिन उसकी बीच की लेंथ बिल्कुल 1 मीटर है ना? तो उस छड़ पर कोई पैमाना नहीं लिखा है, तो आप उस छड़ का अल्पतमांक क्या बताएंगे? 1 मीटर, क्योंकि उससे आप कम से कम क्या माप सकते हैं? 1 मीटर। जैसे हम लोग आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू यूज करते हैं, ज्यादातर अभी भी चलते हैं। जैसे सब्जी लेने जाते हैं आप, क्या करता है? 1 किलो वाला बांट रखता है। ऐसा करो तो उस किलो वाले बांट से क्या 1 ग्राम तौल पाओगे? नहीं तौल पाओगे। आधा किलो तौल पाओगे? नहीं तौल पाओगे। तो उस किलो वाले बांट का अगर अल्पतमांक मैं तुमसे पूछूं तो क्या कहोगे? 1 किलोग्राम उसका अल्पतमांक है। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए, अल्पतमांक किसी भी मापक यंत्र की वह सूक्ष्मतम यानी वह न्यूनतम माप है जो कि शुद्ध रूप से मापी जा सकती है। यानी किसी भी मापक यंत्र से मापी जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप जिसे बिना त्रुटि के मापा जा सके क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लीस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। अब लीस्ट काउंट ज्यादातर आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। न्यूमेरिकल में अगर हमको कोई वैल्यू दे रखी है 6.23 मीटर, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अगर 2 डिजिट तक मापी गई है तो उसमें क्या करेंगे? सभी स्थानों पर 0 और अंतिम स्थान पर 1 लगा देंगे, ये उसका अल्पतमांक आ जाएगा। और जो डेल्टा ए देख रहे हो ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि, वो अल्पतमांक के बराबर ही होती है, इसीलिए उसको भी डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी जो भी हमारी माप होती है उसी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये मैं अगर कह दूं कि 1 मीटर की स्केल है तो वहां पर ये प्रॉब्लम करेगा, तो आप कायदे से वो बात समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि वह मापक यंत्र की छोटी से छोटी माप जिसे शुद्धता से मापा जा सके क्या कहलाती है? अल्पतमांक कहलाती है। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या चीज होती है, यानी यथार्थता और परिशुद्धता क्या चीज होती है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान शब्दों में यथार्थता और परिशुद्धता दो शब्द बहुत यूज होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक वस्तु की लंबाई है 4.673 मीटर, 4.673 मीटर, तो तुम इसको मापने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, 2 मापक यंत्र हैं। ठीक है, 2 मापक यंत्र हैं आपके पास, और आप उस मापक यंत्र से, एक मापक यंत्र से यही लेंथ आप माप दिए 4.5 मीटर, और एक मापक यंत्र से आपने यही लेंथ माप दी 4.45 मीटर। ध्यान से समझिएगा, एक मापक यंत्र से माप दिया यही वाली लेंथ, ये रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू को माप दिया 4.5 मीटर, और एक मापक यंत्र से माप दी 4.45 मीटर।
तो ये 4.5 मीटर जो मापा आपने, ये क्या है, ये इसके ज्यादा निकट है। ध्यान से देखो, 4.5 है, ये 4.45 ही रह गई, तो ये इसके ज्यादा निकट है। जो ज्यादा निकट होती है उसको कहते हैं यथार्थ वैल्यू। क्या कहते हैं? यथार्थ मान। ये मान जो है इसके बहुत ही करीब है, इसलिए इसको हम कहेंगे यथार्थ। लेकिन ये अधिक परिशुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझिएगा। परिशुद्धता बताती है विभेदन क्षमता को, कि आपने दशमलव के बाद कितने अंकों तक मापा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 अंकों तक दशमलव के बाद भी मापा, तो ये अधिक परिशुद्ध है। कैसी वैल्यू है? अधिक परिशुद्ध है, यानी इसकी विभेदन क्षमता अधिक है, तो ये वैल्यू अधिक परिशुद्ध है। तो यथार्थता और परिशुद्धता को एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि योग में त्रुटियां क्या होती हैं, यानी संकलन में त्रुटि। योग में त्रुटि। अब हमारे पास अगर एक राशि है जो 2 राशियों को जोड़ने पर प्राप्त होती है, जैसे जेड है, वो कैसे प्राप्त होती है? a प्लस बी से प्राप्त होती है। और ए राशि जो है वो उसकी मापे गए माप क्या है? ए है हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी हमारे पास जो है वो क्या है? b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब जब हम इन 2 राशियों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको भी त्रुटि के रूप में लिखें तो z प्लस डेल्टा z हो जाएगा। इसे इधर से आ जाएगा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक साथ लिख लेंगे, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू तो आप देख ही रहे होंगे कि z थी, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। यानी अगर हमको योग में त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकलेगी? उस राशि को ऐसे ही ऐड कर लेंगे और प्लस माइनस जो हमारे पास त्रुटियां थी उनको भी आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी ये मान के चलिए कौन सी त्रुटि है? निरपेक्ष त्रुटि है। अगर हमें सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो, क्या निकालनी हो? सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो, तो इसको जरा हम रब करते हैं, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी? सापेक्ष त्रुटि होती है मापी मतलब हमारे पास जो त्रुटि है और बटे वास्तविक माप, ये तो होती है ना। तो यानी क्या हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी। ये हमारी कौन सी त्रुटि हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो इसी को हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे हम एक न्यूमेरिकल के सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। 2 पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 15 प्लस माइनस 0.3 केजी तथा 12 प्लस माइनस 0.1 केजी हैं। दोनों पिंडों के कुल द्रव्यमान की त्रुटि सीमा में ज्ञात करिए। तो ध्यान से समझिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे पास कोई z तीसरी राशि है, a प्लस बी दोनों के योगफल पर निर्भर करती है, तो ये z में अगर हम त्रुटि देखेंगे तो क्या हो जाएगी? z प्लस माइनस डेल्टा z यही आना चाहिए। अब a की जगह क्या आना चाहिए? a प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a, और प्लस b की जगह क्या आना चाहिए? b प्लस माइनस डेल्टा b। जब योग में त्रुटि निकालते थे तो हमने क्या बताया था? a प्लस बी को एक साथ ऐड कर लेंगे और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b को एक साथ निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाएगी? 15। अब a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? 15 प्लस 12। इसी तरह से क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0.3 प्लस 0.1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 और प्लस माइनस 0.4 केजी।
यानी जो त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, 27 प्लस माइनस 0.4 kg की आएगी। तो हमारी समस्या ये बहुत ही आसान है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर में त्रुटियां क्या होती हैं। अंतर में त्रुटि यानी हमारे पास क्या है, एक भौतिक राशि z है, वो कैसे मिलती है, a माइनस बी की सहायता से, यानी a और b के अंतर से प्राप्त होती है। और इसमें जो त्रुटि है z प्लस डेल्टा z है। अब ये क्या है, a में a प्लस डेल्टा a है, माइनस प्लस माइनस है, b प्लस माइनस डेल्टा b है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स कुछ अजीबोगरीब मैथमेटिक्स है। जब त्रुटि होगी तो त्रुटि में हम वास्तविक मापों को तो घटा लेंगे, लेकिन यहाँ से जो आएगा हमारा प्लस माइनस, वो क्या निकल के आएगा, डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, यानी त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, त्रुटि को नहीं घटाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें डेल्टा जेड की वैल्यू, तो सीधे क्या आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये जेड की वैल्यू ए माइनस बी, यानी वास्तविक माप घटाने से आएगी और उसकी जो त्रुटि है उसको हम ऐड करेंगे। अब इसमें भी सापेक्ष त्रुटि अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, सापेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझ लेते हैं। धातु के एक छड़ के एक सिरे का ताप 35 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरे सिरे का ताप 12 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब छड़ के तापांतर में त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर एक राशि थी, वो कैसे निर्भर करती थी, a माइनस बी पर, मतलब दोनों के अंतर पर। हमें अंतर में निकालना है ना, तो अंतर में अब z में अगर हम त्रुटि देखेंगे तो z प्लस डेल्टा z होगी प्लस माइनस, और इसी तरह से इधर क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अंतर में हमने आपको अभी पहले ही बताया है कि ये क्या हो जाएगा, हमारा a माइनस बी तो आएगा, अंतर में निकलेगा, लेकिन त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, ऐड की जाएंगी। तो पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अजीबोगरीब मैथमेटिक्स चलेगी, है ना। तो ये हमेशा त्रुटियां ऐड ही की जाएंगी। तो यहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी, यानी a कितना है, 35 से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगी, त्रुटियां ऐड हो जाएंगी, तो 4 2 6 हो जाएगा, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी त्रुटि अगर हम सीमा में रहकर निकालें तो इतनी सी निकल के आएगी। तो अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, हमारी समस्या आपको बोरियत भी आने लगी होगी, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। इसके बाद में अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा कि गुणा में त्रुटि कैसे निकालते हैं और भागफल में त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो गुणा और भागफल में जब हम त्रुटियां निकाल लेंगे तो हम पूरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जोश के साथ